स्वागत भाषण देने के लिए केरला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मुरलीधरन जी से को सादर आमंत्रित करती हूं। श्री मुरलीधरन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, सुदूर केरल से लेके भारत के राजधानी दिल्ली तक इस कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रों, आप सभी को ओणम की शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एक ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद हैं। आज केरल का एक महान समाज सुधारक महात्मा अय्यंकाली जी का 152वां जन्मदिवस समारोह मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। समाज के एक पिछड़े तबके से आने वाले महात्मा अय्यंकाली जी आज हमारे प्रेरणा स्रोत है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अय्यंकाली जी का जयंती पर प्रधानमंत्री जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मोदी जी का समाज के अति पिछड़ों, वंचितों एवं गरीबों के प्रति अति विशेष लगाव रहा है और इस दिशा में कई प्रभावशाली कार्यक्रम भी चलाया जा रहे हैं। Sir, the confidence of all the depressed classes of the society in the government of India has increased manifold due to your noble gesture of attending this function. केरल को एक समय स्वामी विवेकानंद जी पागल खाना कहा गया था, लेकिन उसके बाद आज केरल सबसे शिक्षित समाज एवं विकासशील राज्य के रूप में जाना जाता है। इसका श्रेय मैं मानता हूं महात्मा अय्यंकाली, श्री नारायण गुरु, ऐसे जो महात्मा है। श्री नारायण गुरु जी का भी जयंती आज मना रहे हैं। ऐसे महानुभावों के कारण, प्रयासों के कारण केरल का ये प्रगति हुई है। अय्यंकाली जी के विचारों से प्रेरित, अय्यंकाली जी से विचारों से प्रेरित कार्यरत है पुलेयर महासभा, केरला पुलेयर महासभा। इस केरल पुलेयर महासभा के आयोजन में इस कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हृदय से आपसे ये इस कार्यक्रम में पधारने का विशेष मेरा जो आभार है वो मैं व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक का मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं केरला पुलेयर महासभा, जिनका अध्यक्ष श्री एनके नीलकंठन मास्टर अपने बीच में मंच पर उपस्थित है। मैं नीलकंठन मास्टर जी का स्वागत करता हूं। अय्यंकाली जी के विचारों से प्रेरित दिल्ली में प्रयत्नशील प्रवासी पुलेयर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजकों में से प्रमुख भूमिका जो निभा रहे हैं ऐसे दूसरी संस्था है भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा, जिनका अध्यक्ष श्री दुष्यंत जी गौतम, जो एक जुझारू युवा नेता के नाते जाने जाते हैं, श्री दुष्यंत गौतम जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित है दिल्ली के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता श्री सतीश जी उपाध्याय। सतीश जी का भी मैं आप सबके तरफ से, इस कार्यक्रम के आयोजक के तरफ से स्वागत करता हूं। मंच पर श्री टीवी बाबू जी, जो केरला पुलेयर महासभा का महासचिव है, बाबू जी का मैं स्वागत करता हूं।
श्री शाजमोन जो अनुसूचित जाति मोर्चा केरल प्रदेश का अध्यक्ष है, मंच पर उपस्थित शाजमोन का मैं स्वागत करता हूं। सदन में कई गणमान्य व्यक्तियों का सानिध्य से हम लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री तवरचंद जी गेहलोत हमारे बीच में उपस्थित है। सांसद श्री उदित राज जी हमारे बीच में उपस्थित है। पूर्व श्री वी सतीश जी है, श्री रामनाथ गोविंद जी है, अनिता आर्य जी है। ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में यहाँ हम सबके बीच में है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और ऐसे और कई नाम है जिनका अभी यहाँ सबका नाम लेना असंभव है, इसलिए मैं आप सबका, श्री संजय पासवान जी है जो पूर्व मंत्री अपने अनुसूचित जाति मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष है, दिल्ली के साउथ इंडियन सेल के कार्यकर्ता, दिल्ली के मलयाली समाज के कार्यकर्ता, दिल्ली के अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी महानुभावों को मैं स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्रों को विशेष स्वागत। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विराम करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। केरला पुलैयार महासभा अध्यक्ष श्री N.K. नीलकंठन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे महात्मा अय्यनकाली जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री N.K. नीलकंठन। भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं हमारे भाई श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, श्री मुरलीधरन जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री शाजमोन जी, आदरणीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस वीआईपी महोदय, केपीएमएस अनुसूचित जाति मोर्चा एवं प्रवासी पुलैया वेलफेयर सोसाइटी के आदरणीय नेताओं, सदस्यों और मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। पुराने केरल में मौजूद जाति और छुआछूत के नाम पर आशिया को हो गया एक समुदाय के मानवाधिकारों के लिए लड़कर विजयी बने महात्मा अय्यनकाली के 152 जयंती आज हम मना रहे हैं। अय्यनकाली का इतिहास जानबूझकर कलंकित किया गया इतिहास है, लेकिन उनकी महत्ता का पुनर्वाचन किया जा रहा हूँ और जिसकी सबूत है कि आज उनका जन्मदिवस भारत की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में मनाया जा रहा है। भारत का संविधान लागू होने के बाद अब 6.5 दशक हो गए, फिर भी अनुसूचित वर्गों के लिए संविधान में जो आरक्षण के अधिकार प्रदत्त है वे अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। आरक्षण का आधार छुआछूत है। संविधान के 17वां अनुच्छेद में छुआछूत को दंडनीय अपराध कहा गया है। संविधान लागू होने के बाद 6.5 दशक के बाद आज कुछ लोगों का वादा यह है कि छुआछूत अनुभव करने वाले वर्ग है, नया वर्ग है तथा उनको भी अनुसूचित जाति की सूची में प्रविष्ट करना चाहिए। यह वादा सचमुच संविधान के विरुद्ध एवं अन्याय भी है। छुआछूत की क्रूरता का अनुभव न करने वाले ऐसे वर्गों को
आरक्षण सूची में शामिल करने की एक कोशिश उनके वोट बैंक को लक्ष्य करते हुए खेले जाने वाला एक राजनीतिक खेल है। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक आधार पर वर्तमान अनुसूचित वर्गों से बहुत आगे बढ़े होने वाले इन लोगों को इस अनुसूची में शामिल करने पर वर्तमान अनुसूचित वर्गों को आज जो अवसर प्राप्त होते वे नष्ट हो जाएंगे। यदि यह निर्देश स्वीकृत का किया जाता है कि ये नया वर्ग सभी रूप से आरक्षण के लिए हकदार है, तो उनके लिए एक पृथक स्लॉट बनाकर आरक्षण देने से केपीएमएस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन न किसी ठोस आधार के आत्म की लेखा भी न लेते हुए इन लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में प्रविष्ट करने के वर्तमान अनुसूचित वर्गों को पीड़ा पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाइयों को केपीएमएस बर्दाश्त नहीं करेगा। परिवर्तित ईसाइयों एवं मुस्लिम को अनुसूचित जाति का अहोदा देने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की ले जाने वाली रिपोर्ट को अरब सागर में फेंकने का समय हो चुका है। आपसे सभी ने अनुरोध की कि आरक्षण तत्वों के तोड़फोड़ करने वाली सारी कोशिशों को खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए हमारी आशंका एवं भय को दूर करने की कृपा करें। केपीएमएस हम ऐसा एक सुझाव रखना चाहते हैं कि एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट अनुसूचित वर्गों के सभी लोगों की उन्नति के लिए हितकारी इस विचार को अमल में लाने के लिए एक सुव्यक्त केंद्रीय अनुसूचित जाति विकास नीति का होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति वर्गों को सारी समस्याओं को बारे में अत्यधिक जानकारी रखने वाला एक अनुभवी शासक है मोदी जी। हम अपनी आशा आकांक्षाएं आप में समर्पित कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इन सभी कार्यों की पूर्ति करने के लिए भगवान आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं मनोबल प्रदान करे। हमारा विश्वास है कि महात्मा अय्यनकाळी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होने के लिए संसद भवन में उनकी प्रतिमा एवं तस्वीर की स्थापना करने, उनके नाम पर स्मारिका सिक्का जारी करने, उनके द्वारा स्थापित स्कूल को पुनर्जागरण विरासत स्मारक के रूप में परिवर्तित करने, विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्गों को महात्मा अय्यनकाळी के नाम रखने, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए महात्मा अय्यनकाळी पुरस्कार प्रदान करने, उनके जन्म दिवस को अवकाश घोषित करने आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने का नियोग मोदी जी पर निर्भर है। और ऐसे एक समारोह के आयोजन के लिए अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा दिल्ली प्रवासी पुलिस वेलफेयर सोसाइटी एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को केपीएमएस की तरफ से सादर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 9 फरवरी को कोच्चि में केपीएमएस द्वारा आयोजित कोच्चि कायल सम्मेलन शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने घोषणा की थी कि आने वाला एक दशक पिछड़े हुए वर्गों तथा दलितों का है। और उस चुनाव में मोदी जी बड़े बहुत के साथ सत्ता पर आ गए। एनडीए सरकार के प्रथम अंतरिम बजट में 83,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए तथा 200 करोड़ के ज़्यादा रुपये अनुसूचित वर्गों की योजनाओं के लिए दिया जा चुका है, जो भारत के इतिहास में सबसे पहली एक घटना है। केपीएमएस और अनुसूचित जाति के अन्य संगठन से बहुत ही प्रतीक्षा एवं जोश के साथ देख रहे हैं। इसके लिए हम
सरकार का अभिनंदन भी करना चाहते हैं। केपीएमएस भारत के सबसे सशक्त कैडर सामाजिक संगठन है। केपीएमएस के नेतृत्व में भारत के सभी अनुसूचित वर्गों को संगठन को एकत्रित करने हुए एक कोऑर्डिनेशन करने का कार्य विचाराधीन है। यह स्पष्ट है कि भविष्य में अनुसूचित वर्गों की एकीकृत मोर्चा एवं भारत के राजनीतिक फॉर्मूलाओं में व्यापक परिवर्तन लाएंगी। आज केपीएमएस की नीति यही है कि हम उनकी की मदद करेगा जो हमारी मदद करते हैं। केपीएमएस की नीति यही है, हम उनकी की मदद करेंगे जो हमारी मदद करते हैं। और इस सवाल का इसके साथ मैं अपना अध्यक्ष भाषण समाप्त करता हूँ। सबको अय्यनकाळी जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल वेरी मच। नंदी, नमस्कार। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे पुष्पों के माध्यम से महात्मा अय्यनकाली जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सम्मान करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा जी ने हमेशा समाज के उपेक्षितों को अस्मिता दिलाई। महात्मा अय्यनकाली जी ने अपना जीवन समाज सुधार को समर्पित किया। ये भाग्य की बात है कि आज उनके जयंती समारोह के दिन हमारे बीच भारत माता का एक ऐसा पुत्र है जिसने अपना जीवन भी राष्ट्र को समर्पित किया है। एक नई राह, एक नई सोच, एक नया सवेरा। भारत के इस महानायक से मैं अनुरोध करती हूं कि वे आज के समारोह का मुख्य भाषण प्रस्तुत करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान केपीएमएस के अध्यक्ष श्रीमान नीलकंठन मास्टर जी, श्री मुरलीधरन जी, श्री टीवी बाबू, श्री राजू मोहन जी, श्री गौतम, श्री सतीश उपाध्याय जी, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, समाज में कैसे कैसे नर रत्न पैदा हुए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं, जिसके कारण हम सबको उत्तम विरासत प्राप्त हुई है। अगर आज यह समारोह यहाँ न हुआ होता तो शायद नॉर्थ में रहने वाले कई लोग होंगे जिनको ये पता तक न होता
कि अयंकाली जी कौन थे। और इस देश का दुर्भाग्य रहा है, किसी न किसी कारणवश समाज के लिए जीने जूझने वाले लोगों को भुला दिया गया है। और शायद हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे उन सभी महान पूर्वजों, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पूरे केरल में ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। मैं आज सभी मेरे केरल के भाइयों बहनों को ओणम की शुभकामनाएं देता हूं। और आज 8 सितंबर, इसका महात्म्य मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि 8 सितंबर को महात्मा अयंकाली का जन्म हुआ, लेकिन उसी 8 सितंबर को केरल की धरती पर दूसरे महान समाज सुधारक नारायण गुरु जी का भी जन्म हुआ। और आज केरल के जीवन में दो संगठन, केपीएमएस और एसएनडीपी, उनकी मर्जी के बिना न कोई समाज नीति चल सकती है, न कोई राजनीति चल सकती है। लेकिन वो उसका एक अलग पहलू है। आज केरल के इस महान समाज सुधारक, महान संत अयंकाली जी के 152 की जन्म जयंती पर मिले हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं पिछली बार केरल में केपीएमएस के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में गया था, और शायद हम जिस विचारधारा में पले हुए लोग हैं, उसमें शायद मैं पहला था जिनको आपके यहां आने का सौभाग्य मिला था। और उस समय कायल सभा की शताब्दी का समारोह प्रारंभ हो रहा था। एक प्रकार से अब वो कायल शताब्दी की पूर्णाहुति का एक कालखंड है, और उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को केरल पर इतना गुस्सा क्यों आया था। क्या वो केरल को प्यार नहीं करते थे क्या? क्या केरल की भूमि उनको अपनी नहीं लगती थी क्या? लेकिन केरल की जो समाज व्यवस्था बनी थी और जिस प्रकार से वहां दलितों पर जुल्म होता था, दलितों के साथ अन्याय होता था, इसने स्वामी विवेकानंद जी को बेचैन बना दिया। और उनको लगा ये क्या समाज है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और सर्वाधिक गुस्से में स्वामी विवेकानंद जी थे, और उसी में से उनके मन के ये उद्गार निकले थे। हमारे देश का आजादी का आंदोलन अगर हम देखें तो उस पूरे आजादी के आंदोलन में 19वीं शताब्दी की घटनाओं का बहुत महत्व है। 19वीं शताब्दी में हमारे देश में हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई समाज सुधारक पैदा हुआ, कोई न कोई सांस्कृतिक आंदोलन चला,
और एक प्रकार से 20वीं शताब्दी के आजादी के आंदोलन की पीठिका 19वीं शताब्दी के इस समाज सुधार के आंदोलनों से हुई, सांस्कृतिक चेतना से हुई और 1200 साल की गुलामी के अंदर अपना सब कुछ भूले चुके समाज को फिर से एक बार प्राणवान बनाने का प्रयास उस समय महापुरुषों ने किया। और उसी कालखंड में केरल में अयंकाली जी की समाज सुधार की और संघर्ष की गतिविधि, नारायण गुरु का शिक्षा आंदोलन और उसी समय डॉक्टर पलप्पू, मन्नाथु पद्मनाभन, पंडित करप्पन, स्वामी वाग्भट्टानंदन, ऐसे एक से एक दिग्गज केरल की धरती पर सामाजिक चेतना को जगाने में लगे थे। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे, लेकिन 1913 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौटे उसके पहले संत आयनकाली जी ने एक कायल सभा के द्वारा एक बड़ा अद्भुत सत्याग्रह किया था। हम नॉर्थ के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन केरल के दलित समाज को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए उस समय संत आयनकाली जी ने एक सम्मेलन बुलाया। तो उस समय अंग्रेज शासकों ने, वहां के अन्य लोगों ने, वहां के समाज के सब अगुवा लोगों ने ये करने से मना कर दिया और ये कहा कि तुम्हें कोई जमीन का 1 इंच जगह नहीं मिलेगी सम्मेलन करने के लिए। उस जमाने में एक दलित मां का बेटा, सारा समाज सामने हो तो क्या करता? चुप हो जाता, बैठ जाता। आयनकाली जी चुप नहीं हुए, उन्होंने ठान ली कि मैं इस जुल्म के खिलाफ जंग करूंगा और उन्होंने रास्ता खोजा। उन्होंने सब नावें इकट्ठी की, नौकाएं, और समुद्र के अंदर एक नौकाओं के द्वारा एक बड़ा विशाल जगह बना दी नौकाओं की। और नाव में सभा की उन्होंने। वो कायल सभा जो कही जाती है, 1913 के हर प्रतिबंध के बीच समंदर के अंदर जमीन नहीं देते हो तो आप जानो, आपकी दुनिया जाने, परमात्मा ने मुझे समुद्र को चीर करके मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं हकों की लड़ाई लड़ूंगा, ये मिजाज आयनकाली जी ने बताया था। और समुद्र में नाव इकट्ठी कर करके, नौकाएं इकट्ठी करके वहीं उसी नाव में मंच बनाया, नाव में ही श्रोता आए और उन्होंने सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान आए थे और बाद में महात्मा गांधी ने जब आयनकाली जी की इस शक्ति को देखा तो महात्मा गांधी जी स्वयं संत आयनकाली जी को मिलने के लिए गए थे। लेकिन हम जब इतिहास के परखों को देखते तो चीजें हमें कहीं मिलती नहीं, पता नहीं क्या कारण, इसे क्यों ओझल कर दिया गया है। समाज सुधार के आंदोलन के रूप में जो बातें हम बाबा साहब आंबेडकर से सुनी है, जो हमें पढ़ने को मिलती हैं, आयनकाली जी की बातों में वो सारी बातें सुनने को उस समय मिलती थी 19वीं शताब्दी में। इतना ही नहीं, आज जो ह्यूमन राइट्स के संबंधित जितने भी दुनिया में डॉक्यूमेंट्स हैं, यूएन से लेकर के कहीं से भी, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को आप, आयनकाली जी ने 19वीं शताब्दी में जिन बातों को कहा था
उसको अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत सी बातें वो मिलेगी जो 19वीं शताब्दी में अयंकाली जी ने कही थी, जो आज विश्व में ह्यूमन राइट्स की बातों के साथ जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, केरल में तो हम जानते हैं कि दक्षिण में स्थिति ये थी कि अगर किसी दलित को जाना है तो पीछे एक झाड़ू लगाना पड़ता था, उसके पद चिन्ह न रह पाए। ये पागलपन उस समय जमाने में था। कोई दलित बैलगाड़ी नहीं रख सकता था, बैलगाड़ी में बैठ नहीं सकता था, वो दिन थे। तब अयंकाली जी ने सत्याग्रह किया। उन्होंने तय किया कि जहां पर हम लोगों को प्रतिबंध है उस रास्ते पर मैं जाऊंगा, बैलगाड़ी लेकर के जाऊंगा। और अयंकाली जी गए। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, मारपीट हुई, कुछ लोगों को चोटें पहुंची, लेकिन वो झुके नहीं। समाज को जगाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। आज जितने भी मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, उन सभी मजदूर आंदोलनों को भी अगर कोई सच्चाई सीखनी है तो अयंकाली जी से सीखने मिलेगी। उन्होंने कृषि मजदूरों को आजादी दिलाने का आंदोलन चलाया था, और जो कृषि मजदूर थे उनके लिए काम का समय तय हो, उनके लिए वेतन तय हो, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिले, इसके लिए अधिकार मिले, महिलाओं के लिए मजदूरी का प्रकार अलग हो। इन सारे विषयों की लड़ाई लड़ करके विजय प्राप्त की थी अयंकाली जी ने। एंड एक प्रकार से समाज सुधारक भी थे, लेकिन साथ साथ समाज के हकों के लिए संघर्ष करना और उन्हें हक दिलाना, ये उस समय अयंकाली जी ने किया था। और कृषि जीवन के अंदर अनेक अधिकार पाने में वो सुविधा मिली थी। आज केरल में जो शिक्षा की स्थिति है, अगर इसका गर्व हम करते हैं तो हमें इस बात का भी गर्व करना होगा कि दो महापुरुष विशेष रूप से, जिन्होंने केरल में शिक्षा की ज्योत जलाई थी, एक संत अयंकाली जी और दूसरे नारायण गुरु जी। उस समय दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इनके लिए शिक्षा ये उनका प्राथमिक विषय रहा था। और उसके कारण केरल के समाज जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना परिवर्तन आया। हम हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की जब चर्चा करते हैं तो 1930 का दांडी यात्रा महात्मा गांधी की एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम देखते हैं। मैं समझता हूं आजादी के आंदोलन में 1930 की दांडी यात्रा एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, तो दलित उद्धार के आंदोलन में 1913 का कायल सम्मेलन ये टर्निंग पॉइंट है। बाबा साहब कहते थे संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। संत अयंकाली जी ने भी इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के समाज को सशक्त बनाने का काम किया था। और उस अर्थ में ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के हकों के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के अंदर चेतना जगाई, लेकिन कभी समग्रतया समाज जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास होने नहीं दिया। सामाजिक एकता को कभी आंच न आए, इसके लिए वो प्रयत्नरत रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर का भी जीवन देखिए, दलित उद्धार के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, लेकिन दलितों के अंदर नफरत की आग जगाने का प्रयास कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया।
और यही तो दीर्घदृष्टि होती है। और वही अय्यंकाली जी का था कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना तय माना, लेकिन समाज के प्रति प्रेम, उसमें कभी कटुता को जन्म न आए, इसके लिए एक जागरूक प्रयास किया। और उसके परिणाम है कि समाज के ताने बाने बचे रहते हैं। समाज जीवन में हम विविधताओं से भरा देश है। विविधता में एकता, ये हमारे भारत की विशेषता है। ये भारत के सौंदर्य को बढ़ाने वाली हमारी विरासत है। उन विविधता में एकता को बनाए रखते हुए सामाजिक एकता के मूल मंत्र को कोई आंच न आए, लेकिन उसके साथ कोई वंचित न रह जाए, किसी से अन्याय न हो, ये व्यवस्थाओं को पर बल देना, ये हर समय की मांग होती है। कभी कभी मुझे लगता है लोग चर्चा करते हैं 5000 साल हो गए इस संस्कृति और परंपरा को, ये कैसे इतना चल रहा है, दुनिया में कई समाज नष्ट हो गए, क्या कारण है? अगर हम देखें तो इस समाज की एक विशेषता है, हर युग में हमारे देश में कोई न कोई समाज सुधारक पैदा हुए हैं, और उन समाज सुधारकों ने अपने ही समाज की बुराइयों या कमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन लड़ा, लेकिन साथ साथ हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने जंग छेड़ा, लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन राय समाज जीवन के लिए अनेक काम किए, लेकिन समाज में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। हम भाग्यशाली है एक प्रकार से। सदियों से हम देखें, कोई युग ऐसा नहीं गया है कि हमारे भीतर कोई बुराइयां आई हो, तो हमारे भीतर से ही कोई महापुरुष पैदा हुआ है और उसने हमें उन बुराइयों से मुक्ति के लिए कभी डांटा है, कभी झकझोरा है, कभी शिक्षित किया है, और हमें सुधार करने के लिए रास्ता दिखाया है। और हम टिके हैं, उसका कारण यह है कि हमारे यहां एक ऑटो पायलट व्यवस्था है। हमारे भीतर से ही ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो हमारी कमियों को दूर कर करके हमें सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। हम इसलिए भाग्यवान हैं कि जो काल बाह्य चीजें हैं, जो किसी समय उपयोगी रही होगी, लेकिन समय रहते ही निकम्मी हो गई होगी। अगर हमें ऐसे संत न मिले होते, ऐसे समाज सुधारक नहीं मिले होते, तो वही चीजें हमारे लिए बोझ बन जाती। हमारे यहां ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने हमें उस काल बाह्य चीजों से मुक्ति दिलाई, आधुनिक बनने की दिशा दी, नवचेतना जगाने का प्रयास किया। एक समाज के रूप में हम स्थगितता को लेकर के जीने वाले, पनपे हुए लोग नहीं हैं। हम नित्य नूतन प्रयास करने वाले लोग हैं, और हर सदी में हुआ है। उस प्रयास करने वाले महापुरुषों में अनेक महापुरुषों का जैसे स्मरण होता है, संत अय्यंकाली जी का भी होता है। और आजादी के आंदोलन में सारे हिंदुस्तान की तरफ नजर करना, 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक, भक्ति आंदोलन, चेतना आंदोलन, हर कोने में महापुरुषों की भरमार थी। आजादी के लिए पहले समाज को सशक्त करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, और उसी पीठिका का परिणाम था कि 20वीं शताब्दी में हम पूरी ताकत के साथ आजादी के लिए सफलता की ओर आगे बढ़े। और उसकी पीठिका तैयार करने में अय्यंकाली जैसे अनेक महापुरुषों ने, नारायण गुरु स्वामी जैसे अनेक महापुरुषों ने
प्रयास किया था, जिस परिणाम लाभ मिला है। समाज में आजादी के बाद दलित, पीड़ित, शोषितों से मुक्ति के लिए हम बाबा साहब आंबेडकर के जितने आभारी उतने कम है। भारत के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसके कारण हमें अपने हक पाने का अवसर मिला है। ये भारत के संविधान निर्माता सब मिलकर के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण हो, उसकी चिंता की है। लेकिन हमें कभी एक समाज के नाते इतने से ही संतुष्ट होकर के चलेगा क्या? एक समाज के अग्रवर्ग का बेटा, उसको बैंक में नौकरी मिल जाए, एक दलित मां का बेटा, उसको बैंक में नौकरी मिल जाए, दोनों को समानता मिली, लेकिन इससे समाज की एकता हो जाती है क्या? नहीं होती है। और इसलिए सिर्फ समानता इस स्टेशन पर अगर हमारी गाड़ी अटक गई तो हमें जहां जाना है वहां हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और इसलिए सिर्फ समता से काम नहीं चलता है। सब समाजों के लिए समता हो, इतने से काम नहीं चलता है। समता के आगे भी एक यात्रा है और उस यात्रा की अंतिम मंजिल है समरसता। समता पर सब बन गए। दलित का बेटा भी डॉक्टर बन गया, ब्राह्मण का भी डॉक्टर बन गया, दोनों डॉक्टर ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर समरसता नहीं है तो कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। ये समरसता कब आती है? संविधान की व्यवस्था से, कानून की व्यवस्था से हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते समता तो मिल सकती है, लेकिन समरसता पाने के लिए समाज में एक सतत निरंतर जागरूक समाज का प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए दो मूल बातों को लेकर के चलना पड़ता है। समभाव प्लस मम भाव इज इक्वल टू समरसता। समता प्लस ममता इज इक्वल टू समरसता। समता है लेकिन अगर ममता नहीं है तो समाज एक रस नहीं बन सकता है। समभाव है लेकिन मम भाव नहीं है, ये भी मेरा है, मेरा ही भाई है, उसकी और मेरी रगों में एक ही खून है, ये भाव जब तक पैदा नहीं होता है तब तक समरसता नहीं है। और इसलिए हमें समभाव की यात्रा को मम भाव से जोड़ना है। हमें समता की यात्रा को ममता के भाव से जोड़ना है। और समता और ममता के भाव को जोड़ करके ही हम समरसता की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और तभी जाकर के समाज में कभी किसी के प्रति कटुता नहीं पैदा होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी को अपने हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, सहज रूप से उसे प्राप्त होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला युग इसी समरसता की यात्रा का युग है। इसे परिपूर्ण करना समाज का, शासकों का, सुधारकों का, शिक्षकों का, सांस्कृतिक नेतृत्व करने वालों का, सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत बहुरत्ना वसुंधरा है। हर युग में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने स्थितियों को पैदा किया है। ये स्थितियों का लाभ हमें अवश्य मिलेगा। मैं फिर एक बार परम पूज्य आयंकाली, उनके उन महान कामों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं।
उनके चरणों में नमन करता हूं और केपीएमएस के द्वारा ये जो निरंतर प्रयास चले हैं, मैं उन सबको बहुत हृदय से अभिनंदन देता हूं। राजनीतिक दृष्टि से हमारा और उनका कभी मेल नहीं रहा, लेकिन जो प्यार मुझे केपीएमएस से मिला है, हमेशा मिला है, और बाबू तो हमारे लिए, मैंने देखा है कि हमेशा ये प्यार बना रहेगा। और मुझे आज आपके बीच आने का अवसर मिला, दिल्ली के इस महत्वपूर्ण ऑडिटोरियम में। कभी किसी ने सोचा होगा कि 152 साल पहले पैदा हुए एक संत को इस महत्वपूर्ण भवन में हम लोगों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही तो बताता है कि समरसता की यात्रा का युग है, और उस समरसता की यात्रा को हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी शुभकामनाएं, फिर एक बार ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब श्री PM वेलायुधन, केरला प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, डॉक्टर PP वावा, केरला स्टेट वाइस प्रेसिडेंट BJP, श्री थिरुवुर सुरेश, कोषाध्यक्ष KPMS, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वर्ण प्रतीक स्वरूप एक चित्र प्रदान करेंगे, जिसे हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि इसे केरला के एक कृषक ने बनाया है, जिसका नाम चिक्कूस राजू है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इसे स्वीकार करें। इस मौके पर हम ओन पुड़वा भी भेंट करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आज के समारोह के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी को औपचारिक रूप से आमंत्रित करती हूँ। श्री सतीश उपाध्याय। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित ST/SC मोर्चा के अध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी, श्री N.K. नीलकंठन जी, KPMS के अध्यक्ष, श्री TB बालू जी, महामंत्री KPMS, साजू मोहन जी जो प्रदेश अध्यक्ष ST/SC मोर्चा हैं, एवं मुरलीधरन जी जो BJP के केरला के अध्यक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि दक्षिण भारत के परम संत, जिन्होंने इतना बड़ा समाज सुधार किया, आज जिस प्रकार का उद्बोधन आपका हमको सुनने को मिला, उत्तर भारत के लोगों को इस प्रकार के संतों की जानकारी बहुत नहीं थी। और मुझे तो लगता है कि जिस सामाजिक समरसता का उद्बोधन आपने किया है, शायद एकात्म मानववाद के निर्माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इस एकात्म मानववाद के जो मूल तत्व है, सामाजिक समरसता और अंत्योदय, वो प्रेरणा भी कहीं ना कहीं अय्यक्कल कालीजी से ली होगी। और इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, और इस गरिमामय उपस्थिति से जो कल्पना एक भारत और श्रेष्ठ भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, भारत में एक परिवर्तन जो हो रहा है, आपके इस कार्यक्रम को करने से इस सामाजिक समरसता और समतामूलक समाज को स्थापना करने को एक नई गति प्रदान होगी। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अगला वर्ष सामाजिक समरसता प्रधानमंत्री जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अगला वर्ष पूरा संगठन के रूप से सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में मनाने का प्रयास किया है और अगले साल हम ये इस पूरे वर्ष को सामाजिक समरसता के रूप में बनाएंगे। और जिस प्रकार का जो हमारा दलित समाज है उनके बीच में वर्ष भर जाकर के इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम हृदय से पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज का यह समारोह संपन्न होता है। तालियों के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।